हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल मिसिंग इन रांची में। मेरे इस चैनल में बीएड करने वाले स्टूडेंट के लिए हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल किया गया है। तो हम मुदालिर कमीशन जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे, जिसमें मुदालिर कमीशन कब से स्टार्ट हुआ, उसका उद्देश्य क्या था और क्या क्या कौन इस आयोग में कौन कौन पार्टिसिपेट किए हैं उसके बारे में था। तो अब हम आगे देखेंगे। प्रचलित माध्यमिक शिक्षा के दोष, मतलब मुदालिर कमीशन आने से पहले जो शिक्षा आयोग बना हुआ था उसमें क्या दोष था जिस कारण से ये मुदालिर कमीशन को लाया गया है। तो पहला दोष है कि शिक्षा पद्धति पुस्तकों पर आधारित थी। मतलब वहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं था, बुकिश नॉलेज वहाँ ज़्यादा दिया जाता था। दूसरा है शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ संबंध अंतरक्रिया नहीं, मतलब जैसे आज टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है, दोस्ती है, जिससे बच्चे अपने हर प्रॉब्लम को टीचर से अच्छे से शेयर कर लेते हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। थर्ड पॉइंट है मूल्यांकन करना कठिन था, क्योंकि उस समय कोई असाइनमेंट नहीं होता था, कोई टेस्ट नहीं होता था, बस बुक से पढ़ाया जाता था और उन्हें बस नॉलेज दिया जाता था। कुछ भी ऐसा उन्हें पढ़ाया जा रहा है और उन्हें कितना समझ में आ रहा है उसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता था। फोर्थ नंबर में है एक पक्षीय शिक्षा, मतलब टीचर्स बोल रहे हैं और स्टूडेंट्स सुन रहे हैं। यहाँ पे 1-to-1 कन्वर्सेशन होता नहीं था, वहाँ से टीचर्स लेक्चर दे के जा रहे हैं और बस स्टूडेंट उसे ग्रहण कर रहे हैं, बस वो शिक्षा था। फिफ्थ है व्यवहारिक विषय शामिल नहीं थी, बस जो पहले के समय में जो लिख दिया गया कि हाँ ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वही था। जो जनरल नॉलेज होना चाहिए, जो आज के समय में जो भी चल रहा है उसके बारे में उन्हें कुछ भी मतलब आज हम लोग क्या है कि सीखते हैं कि किस तरीके से आज का माहौल है, कैसे उसमें डेवलप करना चाहिए, ढलना चाहिए, उसके बारे में ऐसा कुछ नॉलेज वहाँ पे नहीं दिया जाता था। अंग्रेजी शिक्षा माध्यम लागू था, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के समय से स्टार्ट था, तो अंग्रेज़ वहाँ पर सारा रूल्स एंड रेगुलेशन, शिक्षा नियम जो भी बनाए थे सारा अंग्रेजी में था। इस कारण से जो भी शिक्षा था वो अंग्रेजी माध्यम से था, कोई भी ना हिंदी का यूज़ होता था और ना ही वहाँ के जो प्रांतीय भाषा है उसका यूज़ नहीं होता था। नेक्स्ट है कक्षा में विद्यार्थियों की ज़्यादा संख्या थी, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं था कि कक्षा 1 में इतने विद्यार्थी रहेंगे तो कक्षा 2 में उतने रहेंगे, मतलब कुछ भी सिस्टमेटिक वे में नहीं चल रहा था, जिस कारण से जिस कक्षा में जितने बच्चे बैठ सकते हैं उतना वहाँ पे बैठा के उन्हें पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट है दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति, मतलब कुछ भी शिक्षक होते हैं वे बहुत सारे मेथड लगाते हैं, कैसे बच्चे को पढ़ाना है, क्या करना है, कैसे एक्टिविटी कराना है जिससे उन्हें समझ में आए। तो वैसे कोई इफ़र्ट भी शिक्षक नहीं डालते थे, तो जो भी शिक्षण विधियाँ थी वो गलत तरीके से उसका यूज़ करते थे। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का बोझिल और नीरस होना, जब पढ़ाई करने में कोई एंटरटेनमेंट रहेगा नहीं, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग मज़ा नहीं आएगा, कुछ इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो वो पढ़ाई अपने आप ही नीरस लगता ही है। जब कुछ समझ में भी ना आए, बस टीचर बोल रहे हैं और हमको सुनना है, तो वो अपने आप बोरिंग सा फील होने लगता है। तो इस कारण से प्रचलित माध्यमिक शिक्षा के दोष ये थे, पहले ये शिक्षा के दोष चला रहा था, इस कारण से इसे चेंज करने के लिए मुदालिर कमीशन को लाया गया। ओके, नेक्स्ट है कि माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन हेतु नया प्रारूप क्या तैयार किया गया। पहले की जो शिक्षा पद्धति थी उसे हटाना है, और फिर उसे हटाने के लिए कौन कौन सा नियम नया एस्टीमेट क्या तैयार किया गया वो है। तो सबसे पहला तो था कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की होनी चाहिए। इसका प्रारूप प्राथमिक शिक्षा की कक्षा 5 उत्तीर्ण के बाद होना चाहिए, मतलब ये जूनियर बेसिक पे फोकस होता है, जो कक्षा 5 के बाद स्टार्ट होता। फिर है कि माध्यमिक शिक्षा की यह अवधि 2 भागों में विभाजित होनी चाहिए। पहला तो 3 वर्ष तक जूनियर शिक्षा 6, 7, 8 और 4 वर्ष तक उच्च माध्यमिक शिक्षा 9, 10, 11, 12, ये नियम लागू था। ठीक है,
और फिर है कि 11वीं व 12वीं कक्षा के इंटरमीडिएट कक्षा को बदलकर 11वीं कक्षा को हाई स्कूल तथा 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालय से जोड़ दिया जाना चाहिए। ये कहा गया है। जैसे अभी हमारा 11वीं 12वीं एक साथ है, लेकिन उस समय क्या कहा गया कि 11वीं कक्षा को हमें हाई स्कूल की शिक्षा में जोड़ना चाहिए और 12वीं कक्षा को हमारे कॉलेज में जोड़ना चाहिए। जैसे हम 11 12 करने के बाद कॉलेज में जाते हैं, बट वो लोग क्या किया कि 12वीं के बाद ही से कॉलेज भेजना है और 11वीं को 10th के साथ मर्ज कर देना था। ये था उनका नियम। फिर है कि स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का कर दिया जाना चाहिए और माध्यमिक कॉलेजों से विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए 1 वर्ष या का पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम रखा जाना चाहिए, जो 12 क्लास में हमें लेना होगा। जैसे हमारा अभी भी 3 साल का ही है ना, तो 12 के बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं कि कौन सा कोर्स करना है, क्या करना है। तो यहाँ पर था कि जो 3 साल का कोर्स है उसको 1 साल पहले ही निर्धारण कर लेना चाहिए कि क्या हमें करना है। कक्षा 11 तक पास होने वाले छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक व प्राविधिक संस्थानों में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। व्यावसायिक प्राविधिक संस्था मतलब कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, मतलब पढ़ाई करके अपने कौशल का विकास करना है और जैसे ही पढ़ाई ख़त्म होता है वो स्टूडेंट उस व्यवसाय को स्टार्ट करेगा, उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा कि ये पढ़ाई करने के बाद हमें आगे कौन सा अपना करियर चूज़ करना है। ये था इसमें। उसके कंटिन्यूएशन में ये है कि नेक्स्ट था ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा का विशेष प्रबंध होना और उद्यान कला, पशुपालन, कुटीर उद्योगों की शिक्षा का प्रबंध भी किया जाना चाहिए। मतलब कि जो गांव के इलाका है वहाँ पे जनरली कृषि का काम होता है। फिर बगीचों को, मतलब पेड़ पौधा लगाने वाला काम, पशु को पालन करना, फिर कुटीर उद्योग जो घरेलू काम स्टार्ट किया जाता है वो। इस पार्ट में हम देखेंगे ग्रामीण विद्यालयों में जो भी मुदालर कमीशन का प्रारूप था वो इस कारण से निर्धारित किया गया था कि ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा का विशेष प्रबंध होना चाहिए, जिस कारण से जब बच्चे जो गांव में रहते हैं वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद अगर वे कृषि के बारे में सारे अच्छी पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे खेती अच्छे से वे कर पाएंगे। फिर उद्यान कला, पशुपालन, कुटीर उद्योगों की शिक्षा का प्रबंध भी किया जाना चाहिए। जैसे कि गांव में दूध देने वाले बकरी, गाय, भैंस, इन सबको पाला जाता है, तो उन लोगों के लिए उस चीज़ का भी पढ़ाई होना चाहिए, जिस कारण से कोई भी इंसान अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए। अगर उन्हें कहीं जॉब ना मिले तो वो यह काम भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट है कि पर्याप्त संख्या में पॉलिटेक्निक और टेक्निकल विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे अभी तो बहुत ज़्यादा चलन में है पॉलिटेक्निक और टेक्निकल स्टूडेंट बहुत डिमांड में है इसमें कि वो करेंगे तो कहीं भी इंजीनियर के पद उन्हें अच्छे से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर कुछ विशेष आवासीय स्कूल भी खोले जाएं जिन्हें बच्चों को दोपहर का भोजन भी दिया जाए। इसमें यह है कि कुछ बच्चों का जैसे गांव देहात में रहते हैं, बहुत दूर दराज में रहते हैं, तो वे बार बार अप डाउन नहीं कर सकते हैं, स्कूल आना जाना नहीं कर सकते हैं, जिस कारण से वैसा स्कूल बनाया जाए जहां वहाँ पर बच्चे रह सके, खा पी सके और पढ़ाई भी कर सकें। नेक्स्ट है कि योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए, क्योंकि हर घर के बच्चे समृद्ध नहीं होते हैं। तो वैसे जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, अगर वे ब्राइट है लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिल पा रहा है तो इस कारण से वे पढ़ाई छोड़ भी सकते हैं, लेकिन वैसे बच्चों को उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप भी दिया जाना चाहिए, जिससे वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। नेक्स्ट है कि नेत्रहीन व मूक बधिर व्यक्तियों की शिक्षा के लिए भी विद्यालयों को प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि जो नेत्रहीन या मूक बधिर होंगे वो हम लोग की तरह तो नॉर्मल पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल लोग के साथ रह नहीं पाएंगे, तो उनके लिए एक विशेष तरीके का स्कूल खोलना चाहिए। वैसे बच्चे स्पेशल पढ़ाई कर सकें और स्पेशल शिक्षक वहाँ अपॉइंट करना चाहिए, जिससे वे उन बच्चों को अच्छे से ट्रेन कर सकें।
सरकार द्वारा उद्योगों पर विशेष शिक्षा कर लगाकर इससे प्राप्त धन टेक्निकल शिक्षण विस्तार पर व्यय करना चाहिए। मतलब सरकार क्या करेंगे, अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना करेंगे, उससे जो पैसा मिलेगा वो ये टेक्निकल शिक्षा पर विद्यालयों पर लगाएंगे ताकि बच्चे लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकें। नेक्स्ट है बालक बालिकाओं की शिक्षा में विशेष अंतर की आवश्यकता ना होने पर भी बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन को समुचित व्यवस्था आवश्यक रूप से होनी चाहिए, जैसे होम साइंस। मतलब जो लड़कियां हैं वो पढ़ाई भी करें और घर गृहस्थी का काम भी सीखे, इस कारण से उस चीज़ को भी सिलेबस में ऐड करना चाहिए जिससे बच्चियां अच्छे से पढ़ाई कर सकें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है भाषाओं के अध्ययन के लिए क्या सुझाव दिया गया था मुदालियर कमीशन में। तो भाषाओं को पढ़ाने के लिए 5 भिन्न समूहों पर विचार करना चाहिए। वे ये कहे थे, पहला है तो मातृभाषा, जो बच्चे लोग बचपन से जो अपने माताओं फादर से जो सीखते हैं वो। प्रादेशिक भाषा, यदि मातृभाषा ना हो तो हर प्रदेश का भी अलग अलग भाषा होता है। उस पर संघीय भाषा जो संघ में बोली जाती है। शास्त्रीय भाषाएं जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी और लैटिन। और फिफ्थ है अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। मतलब इन 5 भाषा में फोकस किया गया था मुदालियर कमीशन में। नेक्स्ट है कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा हो। ये कहा गया कि जब बच्चे शुरुआती दौर में रहेंगे तो वैसे बच्चे को मातृभाषा के थ्रू ही पढ़ाना चाहिए, जिस कारण से बच्चे को अच्छे से समझ आएगी, वो क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में उन्हें समझ में आएगा। नेक्स्ट है विद्यालय पाठ्यक्रम में हिंदी अनिवार्य विषय होना चाहिए क्योंकि यह केंद्र की सरकारी भाषा है। मतलब हर सरकारी ऑफिस में हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल होता है, तो बच्चे के पाठ्यक्रम में हिंदी का होना एकदम एसेंशियल कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है कि बच्चे को वो चीज़ सीखना है। नेक्स्ट है इसके साथ ही आयोग ने पाठ्यक्रम में संस्कृत को भी उचित स्थान देने का सुझाव दिया गया है क्योंकि ये भी हमारा सांस्कृतिक लैंग्वेज है, तो इसे भी इन्वॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय बना रहना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा है। ऑब्वियस है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी सीखना है, जिस कारण से हम अपने देश से दूसरे देश से जुड़ सकें। अगर हमें कोई काम हो और हमें दूसरे जगह जाना हो तो हम वहाँ का भाषा नहीं जानेंगे तो हम सीख नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, बस हम एक ही जगह संकुचित होकर रह जाएंगे। ओके, तो आगे हम देखेंगे पाठ्यक्रम का विषय क्या क्या होना चाहिए था। तो मिडिल अथवा जूनियर हाई स्कूल के विषय था भाषाएं, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, कला एवं संगीत, शिल्प, शारीरिक शिक्षा। उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विषय होना चाहिए भाषाएं, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और हस्तशिल्प। इन सभी विषयों के अंतर्गत 7 समूह और होंगे, जैसे मानव विज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, कृषि विज्ञान, ललित कलाएं, गृह विज्ञान। अब है आगे हम देखेंगे कि परीक्षाओं एवं मूल्यांकन संबंधी भी सुझाव दिया गया था कि बच्चे का कैसा परीक्षा और उनका मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। तो छात्रों की सर्वांगीण प्रगति व उपलब्धियों को जानने हेतु समय समय पर उनके द्वारा किए गए कार्यों के अभिलेखों का भी मूल्यांकन करना चाहिए। जो हमारे समय में जो यूनिट टेस्ट होता है ना, क्लास टेस्ट होता है वैसा, और जो भी हमारा फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, इन्हें स्टार्ट उस समय से किया गया था। मतलब ये सुझाव दिया गया था। अंतिम मूल्यांकन में आंतरिक परीक्षाओं और विद्यालय अभिलेखों को महत्व देना चाहिए, ठीक है, जिसमें टेस्ट, असाइनमेंट ये सब शामिल है। अब इस मुदालियर कमीशन में ये कहा गया था कि अध्यापकों की नियुक्ति
व सेवा सुविधा का क्या नियम होना चाहिए। तो सभी प्रकार के विद्यालयों में अध्यापक चयन के लिए एक तरह की पद्धति अपनाई जानी चाहिए। मतलब कि पूरे इंडिया में अगर जिस तरीके का नियम है, जैसे अभी हमारा सीटेट होता है, टेट होता है, तो ये नियम के कारण ही शिक्षक की नियुक्ति होगी। तो ये कहा गया था उस समय ही कि इस नियम के कारण मतलब सभी एक ही नियम को लागू करें जिससे शिक्षक की नियुक्ति अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है समान योग्यता व समान काम करने वाले अध्यापकों के वेतन समान हो। ऑब्वियस है, पहले क्या होता था कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था कि पुरुष को इतना पैसा मिलना चाहिए, स्त्री को इतना पैसा मिलना चाहिए, या फिर जो जूनियर सेक्शन को पढ़ा रहे हैं उन्हें जितना पैसा मिल रहा है, हायर सेकेंडरी को जो पढ़ा रहे हैं उन्हें भी उतना पैसा मिल रहा है। तो ऐसा नहीं, जिसका जितना योग्यता है उतना ही पैसा मिलना चाहिए। शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन प्रथा समाप्त कर देनी चाहिए। ये हमारे समय भी अभी चल रहा है कि जिस स्कूल के जो टीचर हैं वो प्राइवेट ट्यूशन भी लेते हैं, तो उस समय ये कहा गया था कि ये समाप्त होना चाहिए, लेकिन आज तक समाप्त नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट है कि प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव क्या हुआ था। इतना सारा शिक्षक पे सुझाव मिल गया, पाठ्यक्रम पे सुझाव मिला, क्या प्रारूप तैयार करना है, वो सारा कुछ पता चला। तो अब प्रशासन के लिए क्या हुए लोग सुझाव दिए थे, वे लोग मीन्स मुदालिर कमीशन में। तो केंद्र शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह प्रत्येक प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए जो समय समय पर प्रांतीय शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में अपने सुझाव दे। हाँ, जैसे अभी नया शिक्षा कानून बन गया है, तो उस समय ये कहा गया कि एक शिक्षा सलाहकार बोर्ड रेडी करना चाहिए जो समय समय पर कैसा सिलेबस है, क्या चेंज करना है, क्या नया लाना है, क्या हटाना है, ये सब का एक बोर्ड तैयार होना चाहिए जो हमेशा शिक्षक के जो विषय हैं उनमें ध्यान दे सके। नेक्स्ट है जिन प्रांतों में अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं किया गया है उनमें इसका गठन की जाए। नेक्स्ट है शिक्षा निदेशक का कार्य शिक्षा मंत्री को शिक्षा के संबंध में सलाह देना है। ये शिक्षा मंत्री हर जगह नियुक्त हो और उन्हें सलाह देना, जो सलाह के लिए रखा गया है वो हमेशा सलाह देना चाहिए उन्हें कि आप ये करिए, आप वो करिए, ऐसा। ठीक है, तो मुदालिर कमीशन समाप्त हो गया है हमारा, लेकिन हम थोड़ा सा जो हमारा इस चैप्टर में ध्यान देने में कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं वो यहाँ पे हम पॉइंट लिखे हैं। याद करने योग्य चीज़ है कि 23 सितंबर 1952 मीन्स 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिर आयोग की स्थापना की गई थी। A.N. बासु आयोग का सचिव नियुक्त किया गया था और 29 अगस्त 1953 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था जो 14 अध्याय उसमें शामिल था। तो ये है मुदालिर आयोग के बारे में इतना। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, कुछ नोट समझ में नहीं आ रहा है उसको लेकर के। तो हमारा मुदालिर कमीशन यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।